एक तरफ दुनिया, आप देखिए, एआई, स्पेस ट्रैवल, ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रही है जो हमारी जिंदगी ही बदल देगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसी दुनिया में हजारों बच्चे हैं जो धीरे धीरे चलना, खड़ा होना, यहाँ तक कि सांस लेना भी भूल रहे हैं। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि ये सब होते हुए उनका दिमाग, उनकी चेतना पूरी तरह से जागृत रहती है। ये कैसा विरोधाभास है जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। ये कहानी है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी की। ये कोई हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन ये हजारों घरों में हर रोज हर पल घट रही एक त्रासदी है। हाँ, और जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, ये कोई अचानक होने वाला हमला नहीं है। ये एक चोर की तरह है जो धीरे धीरे एक एक करके शरीर से ताकत चुरा लेता है। बच्चा सब समझ रहा है, सब महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी मांसपेशियां ही उसकी दुश्मन बन जाती हैं। आप सोचिए उन माँ बाप के बारे में जो हर सुबह उठकर अपने बच्चे को कल से थोड़ा और कमजोर पाते हैं। ये एक खामोश, असहाय दर्द है। बिल्कुल। और इसी दर्द को समझने के लिए आज की हमारी एक गहरी पड़ताल जरूरी है। हम सिर्फ बीमारी की बात नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि इससे जुड़ी एक नई उम्मीद और उस उम्मीद के सामने खड़ी भारत की जमीनी हकीकत को भी टटोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस बीमारी का असर कितना गहरा होता है, इसे समझने के लिए हमारे स्रोत एक बच्चे की कहानी का जिक्र करते हैं जो बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, 4 साल की उम्र में वो बच्चा दौड़ता है, खेलता है, एक आम बच्चे की तरह। बिल्कुल। 7 साल की उम्र तक आते आते उसकी चाल धीमी हो जाती है, वो अक्सर गिरने लगता है। 10 साल की उम्र में सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है, और 12 साल की उम्र तक व्हीलचेयर उसकी दुनिया बन जाती है। ये सिर्फ एक फिजिकल डिक्लाइन का टाइमलाइन नहीं है, ये असल में एक बचपन के छिन जाने की कहानी है। सही बात है। इसमें जो सबसे क्रूर बात है वो ये कि दिमाग पर कोई असर नहीं होता। वो बच्चा अपने दोस्तों को भागते दौड़ते देखता है, वो सारे सपने देखता है जो कोई भी बच्चा देखेगा, लेकिन उसका शरीर उसे धोखा दे देता है। ये एक तरह से अपने ही शरीर में कैद हो जाने जैसा है। बिल्कुल। और इसी बेबसी से एक सवाल जन्म लेता है, जो स्त्रोत में एक माँ पूछती है, और वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, हर रात उसकी माँ भगवान से पूछती है, मेरे बच्चे का क्या गुनाह था? इसका कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है। और यही बात इस लड़ाई को और भी मुश्किल बना देती है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की हकीकत है जो इलाज की तलाश में भटक रहे हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल चैलेंज नहीं है, नहीं। ये एक सामाजिक और भावनात्मक संकट है जिसका सामना पूरा परिवार करता है। बिल्कुल। और इसी अंधेरे के बीच हमारे स्रोत एक उम्मीद की किरण की तरफ इशारा करते हैं। 2025 में एक ग्लोबल अपडेट आया है जिसने दुनिया भर के डीएमडी कम्युनिटी में एक हलचल पैदा कर दी है। हाँ, सैटेलोस बायोसाइंस नाम की एक कंपनी को अमेरिकी एफडीए से एक नई दवा सैट 347 के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिली है। हाँ, और इस दवा के बारे में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो इसका काम करने का तरीका है। ये अब तक के चले आ रहे इलाजों से काफी अलग है। अच्छा, यहीं पर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जब भी मैं किसी जेनेटिक बीमारी के लिए नई दवा के बारे में सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जीन थेरेपी जैसी चीजें आती हैं। स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत साफ कहते हैं कि ये वो नहीं है। ये एक्सॉन स्किपिंग तकनीक भी नहीं है। मतलब वो तरीका जिसमें जेनेटिक कोड के खराब हिस्से को स्किप करने की कोशिश की जाती है। तो फिर ये है क्या? इसका नजरिया इतना नया क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब तक के ज्यादातर इलाज वो बीमारी के जेनेटिक कारण यानी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी उसको ठीक करने पर फोकस करते थे। राइट। विपिन SAT-3247 एक अलग रास्ता अपनाती है। ये दवा इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि शरीर की मांसपेशियों की मरम्मत की जो कुदरती प्रक्रिया होती है ना, जिसे मसल रीजनरेशन कहते हैं, उसे फिर से कैसे शुरू किया जाए? एग्जैक्टली। आसान भाषा में कहें तो ये बीमारी के कारण को नहीं, बल्कि बीमारी के असर को पलटने की कोशिश कर रही है। ये शरीर को खुद अपनी मरम्मत करने के लिए उकसा रही है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो इसके शुरुआती नतीजे कैसे रहे? क्या इस नए नजरिए से कुछ फायदा दिखा? हाँ, शुरुआती फेज 1 ट्रायल के नतीजे काफी दिलचस्प थे। ये ट्रायल कुछ वयस्क डीएमडी मरीजों पर 28 दिनों के लिए किया गया और नतीजों में पाया गया कि कुछ मरीजों में हाथ की पकड़ की ताकत, जिसे हम ग्रिप स्ट्रेंथ कहते हैं, वो लगभग दोगुनी हो गई। 1 मिनट, 2 गुनी? ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। मतलब एक ऐसी बीमारी में जहां ताकत सिर्फ कम होती है,
वहाँ ताकत का दोगुना हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्या ये सच में उतना ही अच्छा है जितना सुनने में लग रहा है, या इसमें कोई पेच है? यहीं पर हमें उम्मीद और हकीकत के बीच एक बारीक लकीर खींचनी होगी। हाँ। दुगनी ग्रिप स्ट्रेंथ वाली हेडलाइन बहुत आकर्षक है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई थोड़ी जटिल है। पहले बात, ये स्टडी बहुत ही कम मरीजों पर की गई थी। अच्छा। दूसरी, ट्रायल सिर्फ 28 दिन का था, जो किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत कम समय है। और सबसे जरूरी बात, हाथ की पकड़ की ताकत बढ़ना एक बात है, लेकिन क्या इससे वो चल फिर सकते हैं? सही सवाल। अभी तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये दवा चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में सुधार ला सकती है या व्हीलचेयर पर जाने की नौबत को टाल सकती है। समझ गई। मतलब ये एक शुरुआती संकेत है, मंजिल नहीं। तो फिर इस फेज 2 ट्रायल से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? फेज 2 ट्रायल भी काफी सीमित दायरे में ही होगा। इसमें सिर्फ 51 ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा जो अभी भी चल फिर सकते हैं। एम्बुलेटरी बच्चे। हाँ, जिन्हें एम्बुलेटरी कहा जाता है। और ये ट्रायल भी सिर्फ 3 महीने चलेगा। इसके पहले नतीजे 2026 तक आने की उम्मीद है। ठीक है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, मान लीजिए सब कुछ बिल्कुल सही जाता है, फेज 2 और फिर फेज 3 ट्रायल भी सफल रहते हैं, तो भी एक आम भारतीय परिवार तक ये दवा पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? और यही सबसे कड़वा सच है। अगर सब कुछ, मतलब हर एक कदम बिना किसी रुकावट के पूरा हो भी जाए, तो भी 2029 से 2031 से पहले इस दवा के बाजार में आने की कोई संभावना नहीं है। 2029 से 2031। हाँ, और ये मैं ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूँ। भारत में अप्रूवल और उपलब्धता में और भी ज्यादा समय लग सकता है। यानी आज जिस 7 साल के बच्चे की चाल धीमी हो रही है, उसके लिए ये उम्मीद भी 1 दशक दूर है। और इसी बात से मुझे स्रोत की वो चेतावनी याद आती है जो कहती है, झूठी उम्मीद खामोशी से ज्यादा खतरनाक है।